नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट पर। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी ऋषि कुमार। तो अब हम इसके जो कांग्रेस माफ़ कीजिएगा कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। कर्नाटक में फ़िलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है, सीधा मैं आपको बता रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आंकड़े हैं उसके हिसाब से 117 सीटों पर इस समय जो है कांग्रेस वो आगे चल रही है। 76 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। इसके अलावा जेडीएस जो है कुमारस्वामी की पार्टी, वो 24 सीटों पर आगे चल रही है और जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो भी 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो अभी तक का जो ताज़ा बिल्कुल अपडेट है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कांग्रेस को लेकर के भी खबरें इस तरह की चल रही हैं, जो अपडेट हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा डरी हुई नज़र आ रही है। बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। बिल्कुल ये उसको निश्चिंत रहना चाहिए था कि सरकार हमारी ही बनेगी, लेकिन जो हम देख रहे हैं कांग्रेस ने अपने 50 विधायकों के लिए, जो नवनिर्वाचित विधायक होंगे उनके लिए एक होटल में कमरे बाकायदा बुक करवाए गए हैं। इससे पहले सुबह ही खबर आ गई थी, जब कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पूरी तरीके से पार भी नहीं किया था, उससे पहले ही खबर आ गई थी कि उसने अपने नवनिर्वाचित विधायकों को जो चुने जाएंगे उन सभी को बेंगलोर बुलाया है। इसके लिए हुबली, धारवाड़ और अलग अलग कर्नाटक के जिलों में बाकायदा हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी कांग्रेस की तरफ से करवाई गई थी। तो ऋषि, ये डर किस लिए कांग्रेस के मन में दिखाई दे रहा है? बहुमत का आंकड़ा आप पार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ये पूरी तरह से आश्वस्त क्यों नहीं है कि सरकार आपकी ही बनेगी? देखिए, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी कई राज्यों में ऐसा कर चुकी है कि जब कांग्रेस के पास बहुमत था, तो उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़-जोड़ की राजनीति के तहत किसी भी तरीके से अपनी सरकार बनाई थी। तो ऐसे में कांग्रेस का डरना जायज़ नज़र आता है और राहुल गांधी भी कांग्रेस के कर्नाटक में कांग्रेस को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। ये बात साफ़ है क्योंकि जब उन्होंने कर्नाटक में रैलियाँ की थीं, तो स्पष्ट तौर पर उन्हें इतनी भीड़ वहाँ पर नज़र नहीं आई थी। तो कहीं न कहीं कांग्रेस का ये डर जायज़ इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्लान बी के तहत हो सकता है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको अपने पाले में खींचने का प्रयास करेगी। जी, कांग्रेस के विधायकों को पाले में खींचने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा भी हमने देखा है कि जो पोस्ट पोल पॉलिटिक्स होती है, यानी कि जो चुनाव के बाद की राजनीति होती है, जो नतीजे आने के बाद की राजनीति होती है, वो बिल्कुल अलग होती है और कई बार उससे जो तस्वीर होती है, पूरी सियासी तस्वीर होती है, वो बिल्कुल बदल जाती है और बिल्कुल जो हम नतीजे अभी अपनी आँखों के सामने देख पा रहे हैं, उससे उलट तस्वीर हमें कई बार देखने को मिलती है, तो वो हैरानी वाली बात भी कई बार हो जाती है। लेकिन ऋषि, मैं फिर से यही आपसे पूछना चाहूँगा कि इस तरीके से पहले ही अनुमान लगा कर के और इस तरह से एक्शन में आ जाना, क्या कहीं न कहीं ये एक आप ये मैसेज नहीं दे रहे जो आपके वोटर्स हैं, जिन्होंने कर्नाटक में एक उम्मीद के साथ आपको वोट दिया है, जो आपका वोट बैंक है, उसको आप ये मैसेज नहीं पहुँचा रहे कि आप इतनी कमज़ोर पार्टी हैं कि आप अपने विधायकों को या आप अपने नेताओं को बचाकर नहीं रख सकते, आपको उन्हें होटलों में कमरे बुक करवा के उन्हें कैदी की तरह रखना पड़ता है, बंद रखना पड़ता है, वो अपनी मर्ज़ी से बाहर आ जा भी नहीं सकते उस समय। तो ये जो रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स होती है, ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी कमज़ोरी, एक डिफ़ॉल्ट साबित होती है ऋषि। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस के साथ एक बड़ी बगावत हो चुकी है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के मन में वो डर चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान जैसे सचिन पायलट ने जैसे हालात खड़े किए थे, वैसे दोबारा से एक बार फिर खड़े हो जाएँ। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी आपने देखा था कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के सभी विधायकों को अपने पाले में खींचकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ये कहीं न कहीं डर उससे भी लिंक होता है कि वो पुराना जो इतिहास रहा है कांग्रेस का, चाहे वो राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, ये सभी इतिहास दिखाता है कि कैसे जो कांग्रेस में बगावत है, वो अचानक फूट पड़ती है और अचानक से पूरी तरीके से हालात बदल जाते हैं। आपने देखा कि बीते समय शिवसेना को लेकर भी महाराष्ट्र में खूब घमासान हुआ, जहाँ पर एकदम से एकनाथ शिंदे ने सारे विधायकों को खींच के 16 विधायकों को और बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये कहीं न कहीं डर वाजिब लगता है क्योंकि कांग्रेस का इतिहास पुराना रहा है और ऐसे में कर्नाटक में अगर वैसे ही हालात बन जाते हैं, तो कांग्रेस के लिए ज़ाहिर तौर पर बड़ी मुश्किल होगी और राहुल गांधी इस बात को बखूबी समझते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि उनको जो विधायक हैं, उनको रिज़ॉर्ट में बुला के रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स की जा रही है। अच्छा ऋषि, इस सवाल से मैं आगे थोड़ा-सा बढ़ना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी प्लस भारत जोड़ो यात्रा, ये जो 2 कॉम्बिनेशन थे,
पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के लिए ये कितने ज़्यादा फायदेमंद कर्नाटक में साबित हुए आपके हिसाब से, और दूसरी बात ये कि हमने देखा कि जब कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी और बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था, उसके बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें केवल राहुल गांधी ही नजर आ रहे थे। उनके अलावा उनके कुछ भारत जोड़ो यात्रा की दौरान की तस्वीरें थीं और कुछ दूसरी जगह की तस्वीरें थी जिनको एडिट करके वो वीडियो बनाया गया था। तो उस वीडियो में सिवाय राहुल गांधी के और कोई कांग्रेस का नेता दिखाई नहीं दिया। कर्नाटक कांग्रेस का कोई नेता उसमें दिखाई नहीं दिया। डीके शिव कुमार उसमें नहीं थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसमें नहीं थे। तो जब आप एक स्थानीय स्तर से जो राजनेता बनता है उसके काम के दम पर चुनाव जीतते हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी को आगे प्रोजेक्ट करना, क्या आपको लगता है कि 2024 की तैयारी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस इसके बहाने करना चाहती है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी रही है कि गांधी परिवार को उन्होंने हमेशा आगे रखा है। अगर इस बात को हम देखें तो राहुल गांधी बीते काफ़ी समय से कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस बात को लेकर सवाल भी उठाए गए थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी उस वक्त भी रहे जब कांग्रेस एक के बाद एक लगातार राज्यों में हार का सामना कर रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार भी कांग्रेस ने वही सब किया है, जिससे हो सकता है कि जो लोकल पॉलिटिक्स है कर्नाटक की, उसमें नाराज़गी दिखाई दे आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी भी ये कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि उनका केंद्र में चेहरा कौन होगा। ठीक है, तो कर्नाटक में मुझे लगता है कि राहुल गांधी को आगे रखकर हो सकता है 2024 के संकेत कांग्रेस की ओर से दिए जा रहे हों, लेकिन अभी भी इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण ठीक से नहीं है। तो ऐसे में ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि राहुल गांधी एक बार फिर 2024 के लिए कांग्रेस राहुल गांधी को तैयार कर रही है या फिर नहीं। लेकिन कर्नाटक के संकेत तो इसी ओर इशारा करते हैं कुछ हद तक कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है। ऋषि, एक और बड़ा मुद्दा जो हमें पूरे कर्नाटक चुनाव में जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था उस दौरान देखने को मिला, वो था बजरंग दल का मुद्दा। तो जय बजरंग बली का जो नारा था वो बहुत ज़्यादा असर करता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। बीजेपी ने पोलराइजेशन की कोशिश की लेकिन उसमें वो नाकामयाब साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वोटर के मन में क्या था? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे अपनी चुनावी जनसभाओं में कि जब आप वोट देने के लिए जाएं तो जय बजरंग बली कह के उसका ईवीएम का बटन दबाएं। लेकिन यहाँ जो नतीजे हम देख रहे हैं वो उसके उलट नज़र आ रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी जो ये अभी हम पूरी तरह से जीत नहीं कह सकते लेकिन मानकर चलते हैं कि अगर कांग्रेस जीत ही चुकी है लगभग इस चुनाव को, तो उसमें कांग्रेस के हम देख रहे हैं कि वो लगातार बजरंग बली को साथ लेके चल रहे हैं। प्रियंका गांधी भी सुबह मंदिर में पूजा कर रही थी। उसके अलावा जो कांग्रेस का दफ्तर है दिल्ली में, वहाँ पर भी हमने देखा, जो तस्वीरें सामने आ रही थी कि वो बजरंग बली के भेष में कोई युवक वहाँ पे जो था वो राहुल गांधी का समर्थक वो पहुँचा हुआ था। वहाँ पर जय बजरंग बली के नारे लगाए जा रहे थे और तमाम कांग्रेस के नेता हैं जो कह रहे हैं कि बजरंग बली के आशीर्वाद से कांग्रेस कर्नाटक में जीती है। तो क्या आपको लगता है कि बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलना और बीजेपी के पोलराइजेशन का नाकाम हो जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया था, बजरंग दल का मुद्दा, बजरंग बली का मुद्दा, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस कॉइन करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि अभी हाल ही में जब चुनाव के नतीजे आ रहे हैं आज, तो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जो कार्यकर्ता जुटे थे उनके हाथ में हनुमान जी का गदा था। तो ये संकेत है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दा बीजेपी ने उठाने का प्रयास किया था उसको कॉइन करने का प्रयास अब कांग्रेस कर रही है। और जाहिर तौर पर कांग्रेस ये नहीं दिखाना चाहेगी कि वो कांग्रेस पार्टी जो है वो बजरंग दल विरोधी है या फिर बजरंग बली की विरोधी है। हालांकि कांग्रेस ने ये बोला है कि हम मैनिफेस्टो में आने के बाद, जो मैनिफेस्टो में कहा गया था कि हम राज्य में सरकार बनाने के बाद बजरंग दल जैसे संगठनों को पीएफआई की तरह बैन कर देंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बजरंग बली के खिलाफ कांग्रेस नहीं जाना चाहेगी। बजरंग दल का अलग मुद्दा है, लेकिन बजरंग बली के साथ कांग्रेस बिल्कुल भी उनका खिलाफत नहीं करना चाहेगी। जी बिल्कुल। धार्मिक मुद्दे जो होते हैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दे होते हैं और उनके ऊपर कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि उस पर कुछ भी इस तरह की बयानबाजी करके और फिर अपने वोट बैंक को नाराज़ किया जाए। ये तो जाहिर तौर पर कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी और कांग्रेस भी शायद इसीलिए, ये वही कांग्रेस है, ये मैं आपको बता दूं, जिसने एक समय पे भगवान राम के अस्तित्व पे भी सवाल खड़े कर दिए थे। आज वही पार्टी है जो अपनी सियासी मजबूरियों के चलते आज जय बजरंग बली कहते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की इन मजबूरियों को भी समझा जा सकता है। लेकिन ऋषि, अब थोड़ा सा आगे बढ़कर अगर बात 2024 की करें तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, कर्नाटक चुनाव के इन नतीजों का क्या असर उसके ऊपर देखते हैं आप? देखिए, जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी जीत साबित होगी, क्योंकि हाल ही में उन्होंने हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीता है और ऐसे में एक और बड़े राज्य कर्नाटक का
जीत जाना कांग्रेस के लिए बड़ी बात है। हालांकि और जो दल हैं यूपीए के, उनका कहीं ना कहीं साथ ना आना, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो उतना समर्थन नहीं दिखा रहे हैं यूपीए को लेकर जितना होना चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस के साथ जो और भी दल हैं वो इतने मजबूत नज़र नहीं आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो 2024 की तैयारियों को लेकर मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र में अभी तक हालात क्लियर नहीं है कि वहां पर किस तरीके के हालात बन रहे हैं, एमवीए किस तरीके से काम कर रही है, और शरद पवार और अजित पवार के बीच जो तलवार खींची हुई है वो भी कहीं ना कहीं 2024 के लिए कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। नीतीश कुमार एक तरफ दावा कर रहे हैं कि वो खुद 2024 में महागठबंधन का चेहरा बनना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने भी अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि कांग्रेस की तरफ से कौन महागठबंधन का चेहरा बनना चाहेगा। ठीक है, ऐसे में हाँ, राहुल गांधी भी एक बार ये बात कह चुके हैं कि वो जाहिर तौर पर महागठबंधन का चेहरा नहीं बनना चाहेंगे, यानी कि पीएम पद के लिए राहुल गांधी को महागठबंधन दावेदार के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि कर्नाटक चुनाव के बाद क्या कोई स्पष्टीकरण अब महागठबंधन की ओर से 2024 को लेकर आएगा? क्या कर्नाटक चुनाव असर डालेगा 2024 के चुनाव पर? तो मुझे लगता है कि कर्नाटक चुनाव बड़ी जीत है। इसके बाद कांग्रेस को और सभी जो विपक्षी दल हैं उनको एक बार बैठकर मंथन करना चाहिए और सोचने का प्रयास करना चाहिए कि आने वाले वक्त में 2024 के लिए किसको चेहरा बनाया जाए। तो इसी में एक और मैं चीज़ जोड़ना चाहता हूं अपनी तरफ से ऋषि की। 2024 की जब हम बात कर रहे हैं, महागठबंधन की बात अभी आपने की, तो हम ये देख रहे थे कि अभी तक जो हालात बन रहे थे, जो तस्वीर बन रही थी, उसमें हमने नीतीश कुमार को देखा, ममता बनर्जी को देखा, अरविंद केजरीवाल को देखा, जितने भी तमाम विपक्षी चेहरे हैं वो सभी एकजुट होने का प्रयास कर रहे थे। यूपी में हमने अखिलेश यादव को उसी प्रयास में देखा। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि कर्नाटक के ये नतीजे आ जाने के बाद में जो कांग्रेस या जो राहुल गांधी अभी तक बैकफुट पे नजर आ रहे थे, अब वो फ्रंट फुट पे खेलते हुए नजर आएंगे कि कहीं ना कहीं विपक्ष का एक बड़ा चेहरा, जैसे कि पहले जो असमंजस की स्थिति थी उसको लेकर के, वो अब थोड़ा स्पष्ट हो जाएगी और राहुल गांधी का एक तरह से रिवाइवल हमें देखने को मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव के मद्देनज़र कर्नाटक बड़ी जीत है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक बूस्ट मिलेगा। जो महागठबंधन है उसको एक ऐसे ज़रूरत थी, ऐसे बूस्ट की, जो उसको आने वाले 2024 के चुनाव के लिए तैयार कर सके। और ये कर्नाटक का जो चुनाव है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके सहारे कांग्रेस या गठबंधन या महागठबंधन जो दक्षिण भारत है उसको साधने का प्रयास करेगा। अभी कुछ समय पहले केरला स्टोरी फिल्म आई थी, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स को बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन इसके बावजूद भी कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव में जीत हासिल की है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जनता का मूड इस समय उस मुद्दे से हटकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में बातें कर रही है उस तरफ जा रहा है। तो 2024 के मद्देनज़र कांग्रेस के लिए ये जीत बेहद महत्वपूर्ण है और राहुल गांधी को भी कहीं ना कहीं इससे बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी इस समय बड़ी समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनकी सदस्यता चली गई है। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए भी इनकी अब बात ये भी है कि ये जो जीत का सेहरा है किसके सर पर सजाया जाएगा। कांग्रेस तो ये कह रही है कि ये जीत डीके शिव कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे के संयुक्त प्रयासों से हुई है, तो फिर राहुल गांधी इसमें कहाँ रह जाते हैं। राहुल गांधी भी लगातार रैलियां कर रहे थे, और अगर कांग्रेस ये कहेगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और डीके शिव कुमार के सहारे उन्होंने कर्नाटक में रण क्षेत्र जीता है, तो राहुल गांधी का चेहरा फिर कहाँ रह जाएगा पीछे। इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी के चेहरे पर कई बार हमने देखा है कि कई राज्यों में राहुल गांधी को आगे रख कर के कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर नतीजे कांग्रेस के फेवर में नहीं गए। वहां पर कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई और 2014-2019 के बाद से ये सिलसिला लगातार चल रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो कुछ या इसमें ऋषि एक बात ये भी आती है, जो एक सवाल और मेरे मन में आ रहा था कि क्या कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने भी काम किया है, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज अगर हम कर्नाटक का देखें तो जो 10 मई को वोट डाले गए उसमें 73.19% का वोटिंग परसेंटेज रहा था, जो 1957 के बाद से अभी तक का हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज है कर्नाटक में। तो एक बहुत बहुत लंबा समय है 1957 से लेकर 2023 के बीच में। तो इस बीच में जितने भी चुनाव आज तक कर्नाटक में हुए हैं, सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज इस बार दर्ज हुआ। तो क्या
कर्नाटक की जो जनता है वो क्लियर मैसेज देना चाहती थी कि हम सरकार बदलने वाले हैं, क्योंकि आम धारणा यही है कि जब वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हाई होता है तो वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर जाता है और जो मौजूदा सरकार होती है वो बदल जाती है। तो क्या एक बड़ा फैक्टर आप उसको भी मानते हैं? जी बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर इसमें है, क्योंकि लिंगायत समुदाय जो कर्नाटक में एक बड़ा समुदाय है, उसने भी कहीं न कहीं ज़ाहिर तौर पर कांग्रेस की तरफ वोट किया है। और जो दावा बीजेपी कर रही थी कि वो लिंगायत समुदाय को साधने के लिए जिस तरीके से आरक्षण को मुस्लिमों के ख़त्म किया गया वहाँ पर, तो ये बड़ा सवाल था कि लिंगायत समुदाय किस तरफ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज कर रही है, लिंगायत समुदाय बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ गया है। एंटी इनकम्बेंसी जो थी, वो कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में काम कर रही है। जी बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने भी अपना असर दिखाया है और 40% कमीशन वाला जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था इस बार के चुनाव में, जिसको बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाने की कोशिश की, तो कुछ ना कुछ प्रभाव उसका भी हमें देखने को ज़रूर मिला है। और इस बीच में कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी पोस्ट की जा रही हैं और जो वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, उसमें राहुल गांधी की भी एक तस्वीर है जिसमें वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की जो तस्वीर है जिसमें वो हनुमान जी का गदा हाथ में लिए हुए नजर आ रहे हैं और एक भगवा रंग का, केसरिया रंग का जो अंगवस्त्र है वो उन्होंने अपने गले में डाला हुआ है। तो हिंदुत्व को छोड़ने वाली जो राजनीति अभी तक जिस तरह की छवि कांग्रेस की थी, उससे इतर कहीं ना कहीं कांग्रेस अब खुद को पेश करने की कोशिश कर रही है देश की जनता के सामने। और ये जो पेश करने की जो कवायद है ये इसलिए भी की जा रही है क्योंकि 2024 को लगातार ध्यान में रख के ही जो है रणनीति वो बनाई जा रही है। और कोशिश यही है, जिस तरह से अब नतीजे आने के बाद राहुल गांधी को हर जगह कांग्रेस आगे दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक वजह ये भी है कि एक जो बात है कि डीके शिव कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर सिद्धारमैया जैसे जो कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, क्या उनके योगदान को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है, एक बड़ा सवाल ये भी है। लेकिन फिलहाल तो जो नतीजे हमें तस्वीर दिखा रहे हैं वो यही है कि जनता जनार्दन ने कांग्रेस को इस बार अपना 5 साल के शासन चलाने के लिए चुना है। लेकिन आने वाले दिनों में और क्या तस्वीर हमें देखने को मिलेगी वो भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए हमारे साथ इतना ही। फिर जुड़ेंगे आपसे कर्नाटक चुनाव के लेटेस्ट अपडेट के साथ, उस पर चर्चा और उसके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।